चलिए अब खबरों का रुख करते हैं और विस्तार से जानते हैं। यूपी के महोबा में कल सीएम योगी आदित्यनाथ का 5वां दौरा है। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री सहित बीजेपी के देश और प्रदेश के कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ महोबा से उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण में महोबा से योजना की शुरुआत करते हुए 5000 लाभार्थियों को गैस सिलेंडर देकर लाभान्वित करेंगे। वहीं पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन की 97वीं जयंती पर शहीदों को नमन किया। लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक स्थल पर राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों के साथ शहीदों को नमन करने के साथ उन सभी को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा हूं। मैं उन सभी वीर सपूतों को नमन करती हूं। जब मां के ऐसी घटना के साक्षी बनना ये मेरे लिए एक यादगार, मेरे जीवन का ये प्रसंग बना रहेगा। क्योंकि हम जब छोटे थे तब पाठ्यक्रम में ये सब पढ़ते थे, काकोरी ट्रेन घटना, चौरी चौरा की घटना, लेकिन कभी ऐसे स्थान जो पवित्र स्थान था, ऐतिहासिक घटनाएं वहां हुई थी और देश की आजादी के लिए छोटे छोटे हमारे युवकों ने 20 साल 25 साल की जिसकी उम्र रहती थी, ऐसे कई वीरों ने अपनी शहीदी दी है, फांसी के फंदे पर चढ़ गए हैं ऐसे स्थान। और आज जब मैं आई हूं तो मैं गर्व का अनुभव कर रही हूं। देश के विभिन्न युद्धों में देश की आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षाओं के मोर्चे पर पूरी मजबूती के साथ डट करके भारत माता के एक एक इंच जमीन की रक्षा करके पूरे देश को एक सुरक्षित माहौल दिया है। उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति, अमर शहीदों के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत करोड़ों रुपए का बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने उस कंपनी को पाइपलाइन निर्माण का ठेका दिया था, जिसे 8 राज्यों ने खारिज कर दिया। वहीं इस पर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि संजय सिंह के पास पता नहीं ये फिगर कहां से आ जाता है। वहीं उन्होंने संजय सिंह और लगाए गए आरोपों को गलत बताया। टेंडरिंग की गई है जल जीवन मिशन में 30 से 35%, 40% तक, तो 1,20,000 करोड़ की योजना में अगर इस करप्शन को मान लिया जाए तो ये करीब 30-35 हजार करोड़ रुपए का करप्शन है। एनआरएचएम को फेल कर दिया इसने, 2G को फेल कर दिया इसने, सारे घोटालों को पीछे छोड़ दिया। फिर से दोहराना चाहता हूं कि पाइप के लिए कोई टेंडर नहीं किया गया है। ईपीसी मोड पर काम हो रहा है। खरीद और निर्माण दोनों काम कंपनी को करना है जिसने काम लिया है। मैं पाइप का सप्लायर नहीं हूं, न मैं पाइप सप्लाई करता हूं। मैं केवल विभाग के जिस तरीके से अच्छा काम हो सकता उसको करता हूं। बाकी उन्होंने बहुत बातें कही हैं, मैं उस स्तर पर उतर के मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बात आपके समक्ष कहते हुए मुझको पूरा गर्व है और आत्मविश्वास के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार कहीं से किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरतने वाली है। वाराणसी दौरे के दौरान सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के संकेत दिए। वहीं इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने जनता के लिए काम किया है, जिसके नाम पर सपा बीजेपी को हरा सकती है। वहीं राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को सीएम बनना चाहिए। देखिए, अखिलेश जी ने काम किया है भाई। ये भारतीय जनता पार्टी, आप लखनऊ खड़ा हो जाइए 10-90 पर, आपको दिखेगा रिवर फ्रंट, आप वहां मायावती का काम भी दिखेगा। आप आगरा के लिए निकलिए, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे,
आप सारे लोग जानते हैं कि अखिलेश जी ने बनवाया, और अखिलेश जी ने एक काम नहीं किया। ये योगी जी कहते हैं ना कि मोदी जी, योगी जी की हम किसानों का धन दुगुना करते हैं। कोई ऐसा चट्टी चौराहा गांव नहीं है जहां अखिलेश जी की 100 नंबर की गाड़ी न खड़ी हो। महामहिम रामनाथ कोविंद की अयोध्या यात्रा का शेड्यूल तय हो गया। यह पहला मौका है जब आजादी के बाद पहली बार देश के राष्ट्रपति रामलला के दरबार आ रहे हैं। राष्ट्रपति 29 अगस्त को दिल्ली से लखनऊ चार्टर्ड प्लेन से आएंगे। इसके बाद चारबाग रेलवे स्टेशन से अयोध्या प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे। वे वहां रामलला के दर्शन के साथ रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं एलओसी अयोध्या, जो आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद के लिए पहली बार ऐसा होगा कि आजादी के बाद कोई प्रेसिडेंट अयोध्या के लिए और रामलला के पास जाएगा। 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बसपा की ओर से अमरोहा में भी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रबुद्ध वर्ग की सुरक्षा और तरक्की को लेकर चर्चा की गई और 2022 की चुनावी तैयारियों को लेकर विचार किया गया। विचार संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बसपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। 2022 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की, और हम लोग इसीलिए गठबंधन किसी से नहीं कर रहे हैं। अभी एक साहब पूछे गठबंधन कर रहे हैं, जब हमारे गठबंधन किसी पार्टी से नहीं कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ेगी और उसका गठबंधन जो होगा वो सिर्फ यहाँ की आम जनता के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। खबर लखनऊ से है। लखनऊ के अलीगंज नया हनुमान मंदिर, मनकाशर मंदिर और आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र खदरा स्थित नानक शाही मठ पर मिला। आपको बता दें कि पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया। वहीं आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले भी मंदिर और आरएसएस कार्यालय को उड़ान की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो मंदिर और आरएसएस कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ये कोई इंतजार करके है, सिग्नेचर करके एक पत्र नानक शाही मठ के नाम, मेरे नाम से आज मुझे पत्र मिला है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि 14 अगस्त तक अगर आतंकवादियों को नहीं छोड़ा गया तो 15 अगस्त को इस मठ को और यहाँ के महंत को मार देंगे, यानी मुझे और सनातन परंपरा के जो भी प्रतीक लखनऊ में मुख्य पीठ है उन सभी को बम से उड़ा दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा दुखद है और ये कई मंदिरों को जैसा सब बता रहे हैं आया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं दहशत फैलाने का ही एक तरीके से काम है और यदि कोई घटना होती है तो प्रशासन की बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी इसमें। हजरतगंज और विभूतिखंड थाने में आयासिस वेलनेस सेंटर के नाम पर ठगी करने को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। थाने में दर्ज इस मुकदमे में अब पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। बता दें कि दर्ज हुई एफआईआर में आयोसिस कंपनी के कुछ लोगों पर 2.5 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया गया। इस पूरे मामले में शिल्पा शेट्टी और उनकी मां का नाम भी सामने आया। शिल्पा शेट्टी को कंपनी का चेयरमैन और उनकी मां सुनंदा शेट्टी को कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का काम जारी है। इस बीच राम भक्तों के लिए खुशी की खबर है। जी हां, अब ये परिसर में रामलला के दर्शन के साथ मंदिर निर्माण भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके लिए रामलला दर्शन मार्ग पर राम झरोखा बनाया गया है। करीब 15 फुट के राम झरोखे से रामलला का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु मंदिर निर्माण का काम देख सकते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी व्यवस्था की है। ट्रस्ट ने करोड़ों राम भक्तों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए इंतजाम किया है। लखनऊ के डालीबाग जैसे पौष इलाके में सटे बालू अड्डा क्षेत्र के उल्टी दस्त और डायरिया का कहर लगातार छाया हुआ है। 2 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार हो चुके हैं। वहीं डायरिया की वजह से 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि रविवार से यहां गंदे पानी की सप्लाई हो रही, इसकी वजह से काफी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायतें हो रही है।
माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज डबल मर्डर केस मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बहस की और मामले में अगली सुनवाई की तारीख 16 अगस्त को तय कर दी गई है। बता दें कि मऊ के दक्षिण टोला थाने में एफआईआर दर्ज है, जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी सहित 4 आरोपी जेल में बंद है। राम सिंह मौर्य और उनके गनर सतीश की हत्या का यह पूरा मामला है, जिसमें मुख्तार सहित 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। आज सुबह से ही शिवालयों में महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर ओम हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की गूंज हो रही है। आपको बता दें कि सावन में शिव भक्तों के लिए सावन का सोमवार सबसे बड़ा दिन होता है। भक्तों की ओर से भगवान शिव का गंगा जल और गाय के दूध से जलाभिषेक किया जाता है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, 3 जगह की तस्वीर जहां पर लोग कतार पर लगे हुए हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए कतार में हर कोई खड़ा हुआ है और हर कोई भक्ति में डूबा हुआ है। इटावा से खबर है। इटावा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ग्रस्त दर्जनों ग्रामों का हवाई निरीक्षण किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कोटा बैराज में छोड़े गए पानी की वजह से जनपद इटावा और आसपास के कई जनपदों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। सीएम ने बाढ़ प्रभावित दर्जनों ग्रामों का हवाई निरीक्षण करने के बाद पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित किए और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। आपको यह भी बता दें कि इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ कल जालौन और हमीरपुर में बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा कर सकते हैं और इस दौरान वो बाढ़ पीड़ितों की स्थिति का भी जायजा लेंगे। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। गांव, घर, स्कूल सब डूब चुके हैं, तो वहीं डूबने के कगार पर हैं और लोगों की सांसें भी अब सांसत में हैं। गांवों में सैलाब बह रहा है, लोग पलायन करने को मजबूर है। आखिर ऐसा क्या है, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। लहरों के बीच फंसी जिंदगी और उसे बचाने की जद्दोजहद। कुदरत के कहर के बीच लोगों की जिंदगी रुक सी गई है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर से लोग अपने घरों को छोड़ जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। सबसे ज्यादा हाल बेहाल पूर्वांचल का है। वाराणसी, प्रयागराज में तो लोगों का बुरा हाल है। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। लोग अपने सामान लेकर घर से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां जनजीवन घर की छतों पर सिमट गया है। लोग अपनी गृहस्थी लेकर जिंदगी की तलाश में निकल पड़े हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार यहां का जलस्तर प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से तेजी से बढ़ रहा है। एनडीआरएफ की 11वीं वाहिनी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। जिला प्रशासन के राहत शिविरों में लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो वहीं प्रयागराज में लोगों का घरों से निकलने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। यहाँ का मंजर इतना भयावह है कि पूरी की पूरी बस्ती में सिर्फ पानी ही पानी है। लोगों के लिए सूखी जमीन की तलाश करना बेहद मुश्किल हो गया है। यहाँ यमुना का जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो वहीं जालौन में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सेना की मदद ली जा रही है। चंबल नदी और यमुना नदी में आई बाढ़ से 10 गांवों का संपर्क टूट गया है। इन तमाम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बाढ़ग्रस्त इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से ग्रामवासियों को राशन और राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। तहसील कालपी के 5 गांवों में फंसे परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ठीक यही आलम फतेहपुर जिले का भी है। यहाँ से तस्वीरें जो आई हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। यहाँ सड़क डूब जाने के बाद ग्रामीण पानी में रास्ता पार कर रहे हैं। कब कौन बह जाए, कौन डूब जाए, किसी को नहीं पता। लोग नावों के जरिए गांव के गांव पार कर रहे हैं। पुलिस बल तैनात है, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही। नदियां जमीन को निगल जाने को बेताब हैं। तेज रफ्तार से बहती नदी जमीन को धीरे धीरे लगातार काट रही है।
ये तो तय है कि इस जलजले के बाद सूबे के हालात बदतर हो चले हैं और इन तमाम हालातों को देखते हुए सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला है। सीएम योगी औरैया और इटावा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते नजर आए। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन जनपदों में संचालित राहत और बचाव कार्यों की मौके पर समीक्षा भी करी। गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, बेतवा, केन, सरयू नदी से सूबे में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन प्रशासन के इंतजामात और दावे व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ धरे के धरे रह जाते हैं। अभी बरसात का लंबा दौर बाकी है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन चाक चौबंद इंतजामात करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। नदियों में उफान के बाद यूपी के कई जिलों में बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। गंगा नदी इन दिनों उफान पर है, जिसके कारण गंगा और इसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो गई। जलस्तर के बढ़ने के बाद बाढ़ का पानी लोगों के घरों में पहुंच गया, जिसके बाद लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कई जगहों की तस्वीर, जहां पर किस तरीके से बाढ़ का सैलाब है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं, लोगों का आशियाना तक अब छिन रहा है। तो बांदा, इटावा, प्रयागराज, चाहे वाराणसी, गाजीपुर, हमीरपुर, कहीं की भी बात करें, हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, घरों में किस कदर पानी भरा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के निदेशक के अनुसार सोमवार को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं मंगलवार को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में तीव्र बौछार के साथ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हल्द्वानी की है। 1 घंटे हुई बरसात के चलते शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। पानी से पूरा शहर तालाब बन चुका है। आलम यह है कि सड़कों पर भारी जलभराव से वाहन भी पानी में डूब गए। वहीं कुछ घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर भी रख दी है। खबर मसूरी से जुड़ी हुई है। मसूरी में हुए गैंगरेप और उसके बाद महिला की निर्मम हत्या करने वाले मामले में पुलिस ने 7वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 10,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने 4 साल बाद बिहार से गिरफ्तार किया। आपको बताते चले कि साल 2017 में मसूरी में एक अज्ञात महिला का शव सड़ी गली अवस्था में पेड़ से लटका हुआ जंगल में पाया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से इस बात का खुलासा हुआ कि महिला के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या की गई थी। अभी तक इस पूरे मामले में शामिल 9 लोगों में से 7 लोगों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गैंगरेप में शामिल 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। लगे हैं कि नहीं है, अगर लगे हैं तो उनका बैकअप कितना है, कितने समय तक ही रहता है। 17 में जुलाई के महीने में चूना खाना के जंगल में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसका कि मसूरी थाना पर कोई अभियोग पंजीकृत हुआ था। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि इस महिला का जो है दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई थी। सामूहिक दुष्कर्म के बाद इसके कुछ अभियुक्त उसी समय पकड़े गए थे, कुछ अभियुक्त अभी फरार चल रहे थे। तो इनमें से एक अभियुक्त जिस पर कि 10,000 का इनाम था और ये 4 साल से जो फरार चल रहा था, इसको गिरफ्तार किया गया है। जनपद सीतामढ़ी बिहार से गिरफ्तार करके हमारी टीम लाई है, ट्रांजिट रिमांड पे लाई थी। आज यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश किया जाएगा। और ये जो कार्य है ये मुख्य रूप से इसमें एसओजी का जो ये कार्य रहा और इसके अलावा थाना मसूरी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन। राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है, जिससे लेकर देहरादून के सीएमओ मनोज उप्रेती ने कहा कि जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दे दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोनाशन और अस्पताल से लेकर दिल्ली अस्पताल गांधी में डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। अधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं। देखिए, डेंगू से बचाव और उससे ये सारी जो कार्यक्रम हैं ये हमारे जिला मलेरिया अधिकारी उसके लिए लगे हुए हैं। अभी से नहीं, बहुत पहले से, इवन गर्मियों से ही चालू हो गए थे वो लोग। तो उसमें यह है कि उन्होंने इस बीच जो है कुछ केसेस पकड़े, जिसमें से कि 2 केस उन्होंने पकड़े हैं जो कि सिनर्जी में थे। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो कि हैदराबाद से लौट करके आया था।
ठीक है, तो उसको हैदराबाद से ही बुखार आ गया था, तो इसका मतलब है कि वो इन्फेक्शन वहाँ से लेकर के आया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरे व्यक्ति में मिले हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि जहाँ वो लोग रहते हैं उस इलाके का बड़ा बढ़िया सर्वे किया है। वहाँ पे उन्होंने सारी जो है जगहों से देखा है, वहाँ से मच्छर के लार्वा वगैरह जहाँ मिले हैं उनको लिया है और जांच की है, जांच के लिए भेजा है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया, जिसके तहत प्रदेश में 17 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान राज्य सरकार ने कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी। ऐसे में जो नियम पिछले सप्ताह में लागू थे वही नियम इस सप्ताह भी लागू रहेंगे। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।